नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा से पारित। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, दुनिया भर में कई प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद लाया गया विधेयक। असम, केरल, नागालैंड के 6 नए सदस्यों ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के बाद दिलाई गई सदस्यता शपथ। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के कारण आज बाधित रही राज्यसभा की कार्यवाही। गतिरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। और विदेशी निवेश पर लोकसभा में उठे एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री का बयान, आना जाना एफआईआई और एफपीआई का स्वभाव। वास्तविक निवेश देखना हो तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर गौर करना जरूरी। और सदन दिन भर में पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। लोकसभा में आज आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पर चर्चा हुई और विधेयक को पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक कानून का पालन करने वाले करोड़ों नागरिकों के मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक लाने का सरकार का इरादा देश की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। क्राइम भी बदल गए, क्रिमिनल भी बदल गए। क्राइम और क्रिमिनल दोनों आधुनिक तकनीक से लैस होकर क्रिमिनल क्राइम करने लगे और पुलिस को हम आधुनिक तकनीक से लैस न करें। किसी को हाथ पैर बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दो कि भैया गोल्ड मेडल लेकर आओ। गोल्ड मेडल क्या, वो तो बेचारा डूब जाएगा क्योंकि आपने हाथ पैर बांध दिए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश में अब नहीं चलती। दादा को भले लगता हो जल्दी हो गई है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, समय आ गया है कि इसको हम बदले और इसके लिए सिर्फ ये बिल नहीं है, ढेर सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ठीक कहा अधीर रंजन जी ने कि हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का कुशल मानव संसाधन नहीं है, हमारे पास ट्रेन मैन फोर्स नहीं है, परंतु इसको कैसे बढ़ाओगे? किसी ने चिंता किया? हमने चिंता किया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब विश्व की सबसे पहली गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का था और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। ये कहते हुए कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोकथाम अधिनियम राष्ट्रीय हित में एक कानून था और तुष्टीकरण के लिए इसे निरस्त कर दिया गया था। यह विधेयक पुलिस को दोषियों के साथ साथ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के भौतिक और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करने का प्रयास करता है। 130 करोड़ लोग देख रहे हो, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न कर किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इससे सहमत नहीं। आशंका जरूर खड़ी की जाए, आधार के आधार पर हो। इसका कोई आधार हो। कहने लगे यूएपीए, कौन लेकर आया यूएपीए? कुछ एक सदस्य ने कहा यूएपीए अमेंडमेंट आप लेकर आए, उसका क्या मिसयूज हुआ हमारे समय? मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, एपीसमेंट में इसको रद्द किया गया। मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते साहब। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, देश में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने। हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। कितने भी कठोर कानून, ये यूएपीए में अमेंडमेंट चिदंबरम साहब लेकर आए, हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था।
हम भी ऑपोजिशन में बैठते थे, हमने कभी विरोध नहीं किया था, परंतु शंकाएं खड़ी कर कर एक धूमिल टाइप का एक शंका का बादल बना देना देश भर के अंदर, जिसे कानून पर श्रद्धा न हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। और इससे पहले आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। विधेयक पर हुई चर्चा में तमाम पार्टियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सुनते हैं आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पर हुई चर्चा के कुछ अंश। राज्यसभा में 238 में से 238 सीट भी मिल जाए, जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में 2/3 बहुमत भी मिल जाए कि 2/3 जो विधानसभाएं हैं वो एक राजनीतिक दल के पास हैं, फिर भी इस संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं जिनको यह सदन नहीं बदल सकता, जिनको उन्होंने बेसिक फीचर्स करार दिया था। और जो आपके मूलभूत अधिकार है, जो संविधान की चैप्टर 3 में पार्ट 3 में उसको दर्ज किया गया है, उसको उच्चतम न्यायालय ने यह बेसिक फीचर करार दिया था। आज जो ये विधेयक आया है वो जो मूलभूत अधिकार हैं, उन मूलभूत अधिकारों की अवमानना करता है। इसके पहले लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि पहचान के उद्देश्य से एकत्र किए जाने वाले मेजरमेंट को सीमित नहीं रखा जा सकता है और वैज्ञानिक ज्ञान का फायदा लेते हुए मेजरमेंट की श्रेणियों को निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। विधि आयोग ने यह भी कहा था कि अपराधों के संबंध में इस तरह के सबूत एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है, उनका विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है और जिन व्यक्तियों का मेजरमेंट लिया जाना है उनके भी दायरे को विस्तृत किया जा सकता है। The present occupancy is at 4,88,511, sir. Whereas we have nearly 120% capacity, 20% over capacity, sir. Out of this, sir, the convicted people are only 1,12,589. The people are going under trials is 3,71,848. Literally, sir, 70% of the people who are in the prison are under trials. Basically, sir, they have not got an opportunity to go argue for themselves, and preferably, sir, the punishment for the offences committed for them would have been petty. They are still overstaying in the jail. The Speaker has addressed me, I have accepted it. This law is being proposed in the absence of any overreaching data protection law, which India so desperately needs today. 5 years ago, we mentioned the data protection law. It is still not being brought in. You are saying that there has been advance of technology in the last decade, which is why we need to repeal it. But with the advance of technology, there is a flip side. The state has even greater powers of surveillance. So when we in this House authorize any legal expansion of the ambit of these powers, we need to ensure that these powers can be controlled, can be regulated. The old act was only photographs and fingerprints. Now you've added retina, you've added biological samples, behavioral. So we are signing off, basically all of us, on much greater powers of the state. So we need to put in very solid safeguards. This bill has no such safeguards. The malefides of this bill are apparent not only in the unconstitutional provisions it seeks to enforce, but it seeks to blur out all distinction, any and all distinction between an under trial, a detainee, a suspect, and a convict. मानवता के ऊपर आघात करने वाला ये बिल इस सदन में पास होना यानी इंसानियत का क्रूर ठट्टा हो सकती है, इंसानियत नष्ट होने वाली ये बिल है। इसलिए इस बिल को हम शिवसेना की तरफ से विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से अपने देश में सारे इंसान को प्राप्त हुआ है, लेकिन आजकल एक मौलिक अधिकार जो है वो रहे नहीं है। मौलिक अधिकार के ऊपर हर एक तरह से आक्रमण करना, अतिक्रमण करना, कई एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करना, ये जिस तरीके से आज हो रहा है और इसीलिए
अधिकार में या कानून में जब बदलाव करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, तो उसके दुष्परिणाम जो होने वाले उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है सभापति महोदय। The government should give proper comfort. It should convince, the Honorable Home Minister should convince the whole House that this bill will not be used for political witch hunt. And also, the DNA profiling also, which is a sensitive thing, should be purely used for serious crimes and other counter-terrorism purposes only. And there's another important question, sir. How safe is the data which is being collected? The data should not be misused, and Honorable Home Minister should give a proper methodology or a way where he can assure that this data will not be misused. Already the standing committee has given its report to the government. It is still pending. These two major bills, if it would have come to the House to be passed, then it would have been easier for us to accept the provisions that are there in this bill. I think the government may think over it. Back in 1980, sir, the Law Commission of India in its 87th report and the Supreme Court in a judgment titled State of Uttar Pradesh versus Ram Babu Mishra had nearly simultaneously suggested the need to amend the statute. This is the total clear violation of the fundamental rights enshrined in Part 3 of the Constitution, number 1. And number 2, the right to privacy ensured by the Supreme Court in Puttaswamy's case is totally violated. एक हेड कांस्टेबल जो है वो अगर चाहेगा तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल वो कर सकता है। अरे डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी आया नहीं, आज कंट्रडिक्शन है। मैं तो देखता हूं सब डाटा प्रोटेक्शन की क्या हालत है। मेरे ख्याल से मेरा, क्योंकि मैं एक मोबाइल रखता हूं और वही सरकारी है वही प्राइवेट है, उसी पे सबसे बात होती है। पता नहीं दिन में कितनी कॉल मार्केटिंग कॉल आ जाती है। I hope we don't make some legislation which in a few days is struck by the Honorable Supreme Court. So I think let's make I'm not taking away from the intention of this government. I'm sure that the intention is very, very good. And even from the state where I come from, we are completely open to doing these identification tests. We support it. But how far we want to go is the question we need to ask ourselves. जो डरता है वो ये चीज़ को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीज़ें बाहर निकल रही है। Because in recent times, Mahua, my friend, she spoke in a very aggressive this thing. She was very against for this bill. पर मुझे लगता है अगर कुछ चीज़ें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत ज़रूरी है। तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम पाकिस्तान के, हम विदेशी टेररिस्ट जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, उनकी साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए यदि हम पोटा लेकर आए तो आप हमको कहते हैं कि हम गलत काम करने के लिए आ गए। आपने पोटा और टाडा सबको रिपील कर दिया 2004 में, लेकिन हमारा कानून सही था। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एर्नाकुलम के सांसद ने केरल में MICE पर्यटन पर एक प्रश्न उठाया। MICE एक संक्षिप्त शब्द है जिसका उपयोग 4 पर्यटन के प्रकार, बैठक, प्रोत्साहन यात्रा, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के लिए एक साथ सामूहिक तौर पर किया जाता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेशी निवेश से जुड़ा एक प्रश्न पूछा, जिसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को सूचित किया कि भारत FDI का सर्वोच्च रिसीवर बना हुआ है। The beautiful backwaters and many other infrastructure facilities, we have a lot of convention centers as well. Can the central government of India make a policy to develop MICE in southern part of India, especially where tourism is flourishing? And this can be a detailed project whereby not just meetings and exhibitions can happen. They can also explore the local revenue of the localites, eat local food and promote the tourism industry as well. Will the government take necessary steps for this? Definitely. अध्यक्ष महोदय, ऐसा सदस्य ने कहा है, पॉलिसी बनती है किसी
पार्ट ऑफ कंट्री ऐसा नहीं, पॉलिसी बनेगी पूरी देश के लिए। और निश्चित तौर से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि साउथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ही ऐसे इंटरेस्टेड जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको डेवलप करना है, वो हम निश्चित तौर से करेंगे। I'm sorry to say that overseas investors have pulled out a net 1,14,856 crores from the Indian markets in the current year so far. Foreign portfolio investors have sold domestic equities worth 48,261 crores, sir. And this is the 6th straight month that foreign institutional investors have withdrawn from their positions in the Indian equity market, a trend which may unfortunately be exacerbated by the US interest rate hikes and the commodity price hikes, particularly of crude oil. Would the minister, the honourable minister, care to explain the worrying trend of steadily declining investment by foreign portfolio investors in our country, and whether the government is taking any measures to rectify this current trend in the market? What specific thing can be done to reverse something which has been steadily worsening for 6 months, sir? It's a very serious question about the investment in our country that we need for our economy to grow. Sir, investments will have to be gauged not just by looking at FIIs and FPIs, which by very nature depend on the interest rates, and also they keep moving up and down. I'm sure senior member who's held positions abroad will understand that FIIs and FPIs can be very tempted by interest rates elsewhere and prospects anywhere else as well. But FPIs and FIIs are obviously going to be very typical of their very nature, coming in and going out. But what has got to be looked at, and with fairness and objectivity, is the inflow of FDIs, which is remaining unabated, and India is the highest receiver of FDI since before COVID, and that continues during COVID, in fact continues very much significantly during COVID and subsequently also. It is that which indicates if the money which is coming in is staying invested in this country, thereby creating jobs and prospects for us, and not by indicating only the FIIs and FPIs. One last bit, sir. FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. I think we as a house should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets today in India. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए गए, उनमें से कुछ पर डालते हैं एक नजर। राजस्थान से बीजेपी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने अपने राज्य में धार्मिक स्थानों पर हुई तोड़फोड़ और शांतिपूर्ण धार्मिक जुलूसों पर हुए हमलों का जिक्र किया। राजस्थान के अनेक स्थानों पर जानबूझकर इस प्रकार के उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस के ऊपर पथराव किया गया। और अभी कुछ दिनों पूर्व ही सालासर बालाजी में एक राम दरबार की मूर्ति को तोड़ा गया चित्तौड़गढ़ में, और राजस्थान के ऐसे कई स्थानों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, एक तरफ सरकार पूरे देश भर में, और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, देश भर में कई जगह, इवन अबू धाबी में भी भगवान का मंदिर बन रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार जानबूझकर धार्मिक स्थानों को तोड़ने का और निशाना बनाने के काम कर रही है। इवन उनका जो प्रशासन है, शासन है, वहां बहन बेटियां रात को शाम को निकल नहीं सकती। YSRCP के डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी ने बेड़ा बुड़गा जंगम समुदाय से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि समुदाय के साथ न्याय किए जाने की जरूरत है। ये आज भी अछूत होकर जिंदगी जी रहे हैं। लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद फैजल पीपी मोहम्मद ने अनुसूचित जनजातियों की जमीन से जुड़ा मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक जनजातियों की जमीन को अधिग्रहित करना अनुचित है। I am talking about Budagajangam community, also called as Beda community. The community was recognized as scheduled caste in Part 1 of the Constitution in SC and ST Act 1976. It was listed at serial number 19 in undivided Andhra Pradesh scheduled caste list. Also, it is listed in Karnataka scheduled caste list at number 98. Yet the community is denied the benefit of SC reservation. Most of them are wandering job seekers, and many of them survive by
storytelling profession called Jangamakatalu. They are in the lowest stratum of the society, both socially and economically. They stay far away from villages and in temporary shelters. They are often humiliated by untouchability. So many committees like Lokur Commission, Ramchandra Rao Commission, Usha Mehra Commission, and Motilal Commission have confirmed their presence in 13 districts of Andhra Pradesh. But in AP Reorganization Act 2014, Budagajanga community was removed from the scheduled caste list. This is one of the consequences of unfair division of Andhra Pradesh. Sir, this is the final punch on the poor and marginalized Budagajangams, which has crippled and pushed them to the corner of the society. They are feeling that injustice is meted out to them and is against the vision of father of Indian Constitution, Dr. Ambedkar, and father of nation, Mahatma Gandhi. Sir, I request the government of India to consider the long pending demand of Budagajangams for inclusion in SC list. The developmental activities during the last 75 years, sir. If the land used for the construction of roads and free space of 1.5 meters stipulated from the edge of the road and the 20 meters NTZ surrounding the islands is taken into consideration, 50% of the lands in few islands have already been lost by the inhabitants. All the above notifications are without following the codal formalities of the Land Acquisition and Rehabilitation Act 2013 and Integrated Island Management Plan. Therefore, I urge upon the government, the Home Ministry and the Tribal Affairs Ministry to take note on this issue against the Scheduled Tribe Community Act's Atrocities Act, Union Territory of Lakshadweep, and please intervene to stop such proposal where the scheduled tribes lands are being acquired unnecessarily. और इसी के साथ सदन दिन भर में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। अठारह में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के शासन के 60 साल पूरे हुए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार खुशियां मना रही थी। स्कूलों में मिठाइयां बांटी गई, लेकिन 8 साल के नन्हे केशव ने मिठाई मिलने पर उसे फेंक दिया। केशव ने कहा कि अंग्रेज हमें मिठाई खिलाकर गुलामी की जंजीरों में और कसना चाहते हैं। आगे चलकर ये नन्हा बालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार बना, जिसने संसार के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वर्ष 1889 में वर्ष प्रतिपदा के दिन बलिराम हेडगेवार और रेवती सुशीला के घर केशव का जन्म हुआ। डॉक्टर केशव हेडगेवार महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए थे। एक बार अंग्रेज निरीक्षक केशव के स्कूल गए। वो जिस कक्षा में जाते, वहां बच्चे वंदे मातरम से उनका स्वागत करते। इस पर निरीक्षक को काफी गुस्सा आया, लेकिन स्कूल प्रशासन के कहने पर केशव बलिराम ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि जो शासन अपनी मां को प्रणाम करने नहीं देता वो अन्यायी है, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसा कहने पर केशव को स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कलकत्ता में मेडिकल साइंस की पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए ही वे क्रांतिकारी दल अनुशीलन समिति के सदस्य बने। डॉक्टर बनने के बाद उनके प्राचार्य एक बड़े अस्पताल में उन्हें नौकरी दिलाना चाहते थे। केशव ने कहा उन्होंने नौकरी नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि अपने देश की परिस्थितियां सुधारने के लिए उनके जैसे हजारों युवकों को अपना सब कुछ न्यौछावर करना होगा। डॉक्टर हेडगेवार प्रांतीय कांग्रेस के बड़े अधिकारी रहे। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में सक्रिय रूप से उन्होंने काम किया। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने सन 1925 में विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अप्रैल 1929 में कांग्रेस के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय नागपुर की मोहिते का बड़ा संघ शाखा में आए। सन 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसके तहत उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की सजा मिली। दिसंबर 1934 में महात्मा गांधी वर्धा के निकट लगे संघ शिविर में गए थे। वहां उन्होंने सभी जातियों के लोगों को एक साथ भोजन करते देखा।
गांधी जी ने संघ के स्वयंसेवकों की तरह भगवा ध्वज को प्रणाम किया तथा कहा, मैं सचमुच प्रसन्न हूं। इतना प्रभावी दृश्य मैंने अभी तक नहीं देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी डॉक्टर हेडगेवार के साथ संघ के शिक्षा वर्ग में गए। 1937 में कत्महाड़ा में संघ के विजयादशमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में 600 की कुल संख्या में 100 से अधिक वंचित एवं पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे। इसे देखकर अंबेडकर जी की भी संघ के प्रति आस्था बढ़ी। आजीवन अविवाहित रहने वाले डॉक्टर हेडगेवार कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों की गतिरोध के बाद उच्च सदन की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरे स्थगन के बाद जब सदन की बैठक हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, वामदल, डीएमके सहित विपक्षी सदस्यों ने अपने स्थगन नोटिस का हवाला देते हुए फिर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। शोर शराबे के बीच उपसभापति ने सदन को चलाने का प्रयास किया, लेकिन गतिरोध बना रहा। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के कारण सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, वामदल और द्रमुक के सदस्यों द्वारा लाए गए स्थगन नोटिस को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके पास वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान इसे उठाने का पर्याप्त अवसर है। और आज सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले असम, केरल और नागालैंड के 6 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। जिन सदस्यों को शपथ दिलाई गई वे हैं भाजपा के पवित्रा मार्गरेटा और एस फांगनोन कोन्यांग, यूपीपीएल के रंगवरा नारजारी, सीपीआई के केपी संतोष कुमार, सीपीआई के एमके रहीम और कांग्रेस के जेबी माथेर हिशाम। I, J.B. Mehta Hisham, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. A.A. Rahim, having been elected a member of the Council of States, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, S. Phangnon Konyak, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। सदन के दिन भर के कामकाज पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।